तो इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी के अंदर स्थिति व डी ब्लॉक तत्वों की जो श्रेणियां हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। इसके अलावा हमने डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, जो कि आप सभी को पता होगा n-1 d 1 से 10 और ns2। ठीक है, यहाँ पर n आवर्त की संख्या है। मैंने इससे पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कक्षा 12 के लिए हमें केवल और केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद रखना है। हमारा केवल और केवल कार्य क्या है कि हमें प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद रखना है। ठीक है, अब आपको पता है प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक चलती है। ठीक है, यानी पहला सदस्य कौन है इसका? स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21। अगला है टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 22 है। फिर है वेनेडियम, फिर है क्रोमियम, फिर है मैग्नीज, फिर है आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो हमें इन 10 की कहानी को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम तत्व की, जिसका नाम है स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? आपको पता होगा कहाँ जाता है? 4s के अंदर। तो 4s2 3d1। ठीक है, क्योंकि 4s के लिए n+l का मान क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख रखा है उसके अंदर 4s को हमने बाहर की ओर लिखा है, चूँकि हमें पता है जिस ऑर्बिटल के अंदर या जिस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल से पहले निकलेगा भी। ठीक है, तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से 3d1 को पहले लिखा है और 4s को बाहर की साइड में लिखा है, क्योंकि जब हम परमाणुओं से या परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s कक्षक से बाहर निकलेगा। ठीक है, अगला है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम में कोई समस्या है नहीं, 3d2 हो जाएगा। फिर वेनेडियम में d3 हो जाएगा। फिर यहाँ आपको अपवाद देखने को मिलेगा और इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर 2 जगह हमें इसके अपवाद देखने को मिलते हैं। तो क्रोमियम का यदि हम देखते हैं, यदि नॉर्मली हम देखें तो यहाँ होना चाहिए था 3d4 4s2। ठीक है, एक्चुअली ये वाला होना चाहिए था सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3d के अंदर, यानी 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो 3d5
इसका एक अपना एक रीज़न है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि बात करें कक्षकों के स्थायित्व की, तो सबसे ज़्यादा स्थायी कक्षक कौन सा होता है, जिसके अंदर हमें पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। इसके बाद में नंबर आता है अर्धपूरित कक्षकों का। ठीक है, तो अर्धपूरित कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 3d के अंदर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d5 4s1। तो हमें क्रोमियम वाला अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज के अंदर जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो डी में ना जाके कहाँ जाएगा, 4s के अंदर। क्यों यदि वो डी में जाता है तो डी में जाने के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d6। लेकिन डी कक्षक ये नहीं चाहेगा कि उसका जो अर्धपूरित वाला जो स्थायित्व है वो नष्ट हो, तो वो अगले इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है, 4s के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं आयरन की। तो आयरन में अब कहाँ जाएगा, वापस रेगुलर रूप से बढ़ने लगेगा, 3d6। फिर कोबाल्ट में हो जाएगा 3d7, फिर निकल में हो जाएगा 3d8। फिर कॉपर में हमें वापस वही चीज़ ध्यान रखनी है जैसे कि हमने कहाँ ध्यान रखा था, क्रोमियम के अंदर। तो वैसे होना क्या चाहिए था कॉपर का, 3d9 4s2, लेकिन 3d9 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। क्योंकि इसमें से जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ चला जाता है, डी के अंदर, और इससे इसको क्या फ़ायदा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा हो गया, अब पूर्ण पूरित। ठीक है, तो दो जगह हमें इसके अपवाद को अच्छे से याद रखना है, और जिंक वाले में कोई समस्या है नहीं, 3d10 और 4s2। तो ये कहानी थी स्कैंडियम से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो हमें एक क्रोमियम के अंदर और एक कॉपर के अंदर जो अपवाद है, ठीक है, उसको अच्छे से याद रखना है। अगले वीडियो के अंदर हम डी ब्लॉक तत्वों की दूसरी प्रॉपर्टी यानी परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे।